हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइब्रेरी साइंस नोट्स। इन्फॉर्मेशन सोर्सेस क्या होते हैं, डॉक्यूमेंट्री नॉन डॉक्यूमेंट्री क्या होता है, उनका फर्दर डिवीज़न कैसे होता है, उसको क्या कहते हैं, उसमें प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी का क्या रोल है, ये सारी चीज़ें हम कवर कर चुके हैं। अब हम आ गए हैं कैटेगराइजेशन के ऊपर, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन सोर्सेज हैं उनको अलग अलग आधार पे कुछ बहुत ही फेमस रेनाउंड ऑथर्स के द्वारा उनको बांटा गया है। जैसे आप डेफिनेशंस पढ़ते हैं कि रंगनाथन जी ने क्या कहा है, मेलविल डिवी ने क्या कहा है, या किसी और ने क्या कहा है, इस तरीके से आप अलग अलग डेफिनेशंस देखते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे हम अलग अलग कैटेगराइजेशन देखेंगे। इन्फॉर्मेशन सोर्सेज वही हैं, सेम है, उनमें कुछ बदलाव नहीं हुआ है, उतने ही हैं, लेकिन उनको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। कुछ लोगों ने कहा है कि ये सिर्फ प्राइमरी सेकेंडरी होंगे, कुछ ने कहा है ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी तीनों हो सकते हैं। तो वही हम जानने की कोशिश करेंगे आज के वीडियो में। सबसे पहला कैटेगराइजेशन देखेंगे C.W. हेंसन का। इन्होंने 1971 में, सबसे पहली चीज़ तो आप ये समझ लें कि ये जो कैटेगराइजेशन है ये सिर्फ डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज के बारे में कहता है, नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज के बारे में अभी हम नहीं जान रहे हैं। डॉक्यूमेंट्री सोर्स का मतलब ही वही है कि जिसको रिकॉर्ड करने के लिए जो मीडियम है उसकी बात हो रही है कि वो एक पर्टिकुलर फॉर्म में होना चाहिए। तो 1971 में हेंसन ने क्या कहा, इन्होंने डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन जो होते हैं उनको दो आधार पे डिवाइड किया, उसको दो कैटेगरीज दे दी। इन्होंने ये कहा कि या तो प्राइमरी होगा या सेकेंडरी होगा, इसके अलावा और कोई कैटेगरी बन ही नहीं सकती है। तो इन्होंने दो भाग दिए हैं। दूसरा नाम आता है डेनिस ग्रोगन का। आपने ज़रूर हेंसन, ग्रोगन इस तरीके का नाम ज़रूर सुना होगा। तो दूसरा नाम आता है इस लिस्ट में ग्रोगन का, डेनिस ग्रोगन नाम है इनका। इन्होंने 1981 में अपना अलग कैटेगराइजेशन दिया, जो सेम है जैसा हेंसन ने दिया था, बिल्कुल उसी तरीके का है। इन्होंने एक और कैटेगरी ऐड कर दी, यानी इन्होंने कहा कि भाई जो सोर्सेज हैं इन्फॉर्मेशन के, जहाँ जहाँ से भी आपको इन्फॉर्मेशन रिसीव हो रही है वो तीन कैटेगरीज में होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। ग्रोगन यूज्ड ओनली साइंटिफिक लिटरेचर फॉर कैटेगराइजेशन। अब इन्होंने क्या किया कि जो तीन कैटेगरीज बनाई, जो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी के नाम से जानी गई, इन्होंने सिर्फ इसमें साइंटिफिक लिटरेचर को ही रखा है तीनों ही कैटेगरीज में, बाकी इन्होंने चीज़ों को छोड़ दिया है। तो ये एक इसका लिमिटेशन है। एंड इंक्लूडेड बोथ पब्लिश्ड एंड नॉन पब्लिश्ड सोर्सेस। अब इन्होंने दूसरी जो अच्छी चीज़ है इसके बारे में वो क्या है कि इन्होंने पब्लिश्ड एज वेल एज नॉन पब्लिश्ड सोर्सेस को भी कवर किया है। तो ये पूरी लिस्ट है कि इन्होंने कौन कौन सी चीज़ों को इसमें रखा है। जैसे कि प्राइमरी की कैटेगरी में इन्होंने लाइब्रेरी नोट्स, प्राइमरी पीरियोडिकल्स। प्राइमरी पीरियोडिकल्स क्या होते हैं या आपने नहीं देखा है तो आप प्रीवियस वीडियोस देख लीजिए, उसमें मैंने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। मिनट्स ऑफ मीटिंग क्या होते हैं। सेकेंडरी में इन्होंने पीरियोडिकल बोला, और पीरियोडिकल की कैटेगरी में इन्होंने सभी चीज़ें रख दी कि किस किस तरीके के हो सकते हैं। रेफरेंस बुक्स बोला तो रेफरेंस बुक्स में क्या क्या आ सकता है वो चीज़ें बता दी। टर्शरी में इन्होंने गाइड टू लिटरेचर, ईयर बुक, डायरेक्टरीज, इस तरीके की चीज़ों को रखा है। तीसरा नाम आता है बॉर्न एंड स्मिथ का। इन्होंने भी तीन कैटेगरीज दी हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। और इन्होंने क्या किया है, इन्होंने साइंटिफिक के साथ में टेक्निकल लिटरेचर को लिया है इस कैटेगरी को बनाने के लिए। तो क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी इसमें। प्राइमरी में आया है फेस्ट स्क्रिप्ट, मैन्युफैक्चरर्स लिटरेचर, पीरियोडिकल, इस तरीके की चीज़ें। सेकेंडरी में इन्होंने लिया है हैंडबुक्स, इंसाइक्लोपीडिया, डिक्शनरीज, जो हम जानते हैं कि ये कॉमन नेम्स हैं जो ज़्यादातर सेकेंडरी में ही रखा जाता है, कहीं कहीं पे इनको टर्शरी में भी इंक्लूड कर लिया गया है। टर्शरी में इन्होंने दिया है गाइड टू लिटरेचर, डायरेक्टरीज और टेक्स्ट बुक्स को। इसके बाद आते हैं गिल्जारेव्स्कीज। इनका नाम आपने सुना होगा, अगर आपने कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिया है या तैयारी कर रहे हैं तो इनका नाम भी आपने ज़रूर सुना होगा, क्योंकि ये जो नाम मैं आपको बता रही हूँ बेस्ड ऑन इनकी कैटेगरीज़ में कौन कौन से तरीके के लिटरेचर को कैटेगराइज किया गया है। किसने बोला है कि सिर्फ दो ही कैटेगरीज होते हैं, किसने बोला है तीन होते हैं, किसने बोला है चार, इस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं। आजकल जो भी लाइब्रेरी साइंस के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, वन डे एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, उसमें बहुत डेप्थ में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो हम ओवरली सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ के नहीं समझ सकते हैं। उसके लिए डेप्थ नॉलेज होना आपको थोड़ा सा ज़रूरी है। तो गिल्जारेव्स्की ने क्या किया, इस कैटेगराइजेशन की अच्छी बात यह है कि इन्होंने हर एक फॉर्म ऑफ लिटरेचर को इंक्लूड किया।
सिर्फ साइंटिफिक तक ही सीमित नहीं रहे, सिर्फ इंजीनियरिंग तक या टेक्निकल तक ही सीमित नहीं रहे, इन्होंने सोशल साइंसेस को भी इंक्लूड किया, हर तरीके के पब्लिकेशन को, हर तरीके के लिटरेचर को कवर किया। बट इन्होंने कैटेगरी सिर्फ दो दी हैं कि या तो डॉक्यूमेंट का जो फॉर्म है, जो सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट है, वो प्राइमरी हो सकता है या सेकेंडरी हो सकता है। इनके अकॉर्डिंग टर्शरी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। तो देख सकते हैं आप, प्राइमरी में इन्होंने मोनोग्राफ, कलेक्शन ऑफ पेपर, कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग, सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। सेकेंडरी में इन्होंने रेफरेंस लिटरेचर, रिव्यूज़, इस तरीके की चीज़ें दी हैं। जब आप लाइब्रेरी साइंस का कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, उसमें अलग अलग ऑथर्स के विचार पढ़ रहे हैं कि इन्होंने क्या कहा, उन्होंने क्या कहा, नई चीज़ क्या किसने ऐड करी, तो रंगनाथन कहाँ पीछे रह सकते हैं, इनको तो छोड़ ही नहीं सकते। तो इन्होंने भी बहुत अच्छा कैटेगराइजेशन दिया है। रंगनाथन जी ने डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज को 4 कैटेगरीज में बांटा है। रंगनाथन हैज़ क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज इन 4 मेजर कैटेगरीज, जो नीचे लिखी हुई हैं। कौन कौन सी हैं? पहला है कन्वेंशनल डॉक्यूमेंट, दूसरा नियो कन्वेंशनल, तीसरा नॉन कन्वेंशनल और चौथा मेटा डॉक्यूमेंट। ये 4 भागों में इन्होंने डिवाइड किया है और ये उसी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है जिस ऑर्डर में डॉक्यूमेंट्स जो हैं फर्स्ट टाइम एग्जिस्टेंस में आए थे। यानी पहले किस तरीके के डॉक्यूमेंट्स होते थे, फिर वो किस तरीके के बने, फिर उसमें क्या चेंजेस हुए, फिर क्या चेंजेस, इस तरीके की जो स्टेज होती है उसको इन्होंने इस फॉर्म में लिख करके रिप्रेजेंट किया हुआ है। सबसे पहले कन्वेंशनल डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं। ये क्या होते हैं? अ कन्वेंशनल डॉक्यूमेंट इज़ वन इन विच पेपर फॉर्म्स द बेसिक मटेरियल ऑन विच रिकॉर्डिंग इज़ डन। यानी कि जो पेपर है वो मुख्य आधार होता है जो भी डॉक्यूमेंट है उसको रिकॉर्ड करने के लिए। फॉर्मिंग द स्क्रिप्ट ऑफ एन आर्टिकुलेट नेचर और आर्टिफिशियल लैंग्वेज, जिसमें कि उसको लिखा जा सके। जर्नल, सीरियल, बुक, आर्टिकल, स्टेनोग्राफ, बुक्स विथ म्यूज़िकल नोटेशंस, कुछ भी जो भी चीज़ें हैं वो सब इसमें आ जाएंगी। दूसरा जो मेजर चीज़ जानने की ज़रूरत है वो है नॉन कन्वेंशनल डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं। नॉन कन्वेंशनल स्क्रिप्ट जैसे कि ब्रेल है, ब्रेल में कुछ लिखा हुआ नहीं होता है। एक आपने अगर कभी बुक देखी होगी तो उसमें अक्षर लिखे हुए नहीं होते हैं, उनको ब्रेलर मशीन के थ्रू बनाया जाता है। उभरे हुए डॉट्स होते हैं जिसको फील करके लोग पढ़ते हैं उसे। तो ये क्या है? ये एक नॉन कन्वेंशनल फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट है। यानी कि है तो वो एक किताब ही, लेकिन वो उसमें कुछ भी रिटर्न नहीं है, कुछ भी टाइप्ड फॉर्म में नहीं है। नॉन कन्वेंशनल डॉक्यूमेंट जो होते हैं उसमें आप एग्जाम्पल के लिए बुक्स, पीरियोडिकल्स, मैप्स, एटलसेस, इनको इंक्लूड कर सकते हैं। और हेयर द कंटेंट इज़ रिकॉर्डेड इन नेचुरल लैंग्वेज, यानी राइटिंग के द्वारा, प्रिंटिंग के द्वारा या टाइपिंग के द्वारा इनको बनाया जाता है। नियो कन्वेंशनल डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं? इसमें कुछ एग्जांपल हैं जैसे स्टैंडर्ड, स्पेसिफिकेशन, पेटेंट, डेटा, इस तरीके की चीज़ें आती हैं। ये क्या है? ये माइक्रो फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं। यानी कि स्टैंडर्ड क्या है? ये किसी एक स्टैंडर्ड का मतलब होता है, सबसे पहले तो मीनिंग जान लीजिए, समथिंग एस्टैब्लिश्ड बाय एन अथॉरिटी एज अ रूल फॉर मेजर ऑफ क्वालिटी एंड क्वांटिटी। कि कोई भी चीज़ जो है उसके लिए कुछ नियम डिसाइड किए जाते हैं। एक अथॉरिटी होती है, यानी कि रिप्रेजेंटेटिव बॉडी होती है जिसके पास में ये राइट्स होते हैं कि वो कुछ स्टैंडर्ड्स बना सकती है, मानक सेट करती है कि किसी भी चीज़ को किस तरीके से बनाना चाहिए, उसकी क्वालिटी कैसे, ताकि उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी किस तरीके से मेंटेन की जा सके। तो ये क्या है? ये माइक्रो फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट की बात करता है। स्पेसिफिकेशंस क्या होते हैं? कि कोई चीज़ जो आप बना रहे हैं वो कैसे बननी चाहिए, हाउ समथिंग शुड बी मेड, किस तरीके से इसको बनाना चाहिए। पेटेंट के बारे में आप जानते हैं कि किसी ने कोई नई डिज़ाइन बनाई है तो उसके लिए वो पेटेंट लेते हैं, या कोई नया चीज़ उन्होंने इन्वेंट किया है तो उसके लिए वो पेटेंट लेते हैं कि कोई दूसरा उस तरीके की चीज़ें ना बना सके, उनको उससे कुछ बेनिफिट मिल जाए। तो ये सब नियो कन्वेंशनल डॉक्यूमेंट्स की कैटेगरी में आते हैं। अब नॉन कन्वेंशनल डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो इसमें बहुत अलग तरीके की चीज़ें आती हैं। देखिए, आपने ट्रेडिशनल में कुछ और देखा, ट्रेडिशनल यानी कन्वेंशनल में आपने जो देखा वो आपको नियो में नहीं मिला, जो आपने नियो में देखा वो नॉन कन्वेंशनल में नहीं है। ये क्या है? इसको भी आप माइक्रो फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट्स कह सकते हैं, क्योंकि इसमें भी माइक्रोस्कोपी, ऑडियो विजुअल, इस तरीके की चीज़ें आती हैं। बट इनको जो स्टोर करने के लिए डॉक्यूमेंट्स का फॉर्म होता है वो नॉन कन्वेंशनल होता है, ट्रेडिशनल से हटके अलग होगा। हम आ जाते हैं चौथी कैटेगरी पे, जो है मेटा डॉक्यूमेंट्स। मेटा डॉक्यूमेंट्स क्या है?
ये ऐसे प्रत्यक्ष प्रलेख हैं जिनमें मानव की मध्यस्थता नहीं होती है, यानी ये डॉक्यूमेंट्स भी उतने ही वैल्यूएबल हैं, इनका भी उतना ही इम्पैक्ट होता है, लेकिन इसको बनाने के लिए हम किसी भी तरीके की राइटिंग, प्रिंटिंग या किसी भी अलग इस तरीके की टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं कर रहे हैं। अलग टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, जैसे कि इंस्ट्रूमेंट बेस्ड टेक्नोलॉजी यूज़ होगी कि आपने किसी मशीन के थ्रू एक फ़ोटोकॉपी जनरेट कर दी या आपने फैक्स कर दिया। इस तरीके की जो टेक्नोलॉजीज़ होती हैं वो मेटा डॉक्यूमेंट की कैटेगरी में आती हैं। तो ये था रंगनाथन जी का दिया हुआ 4 कैटेगरीज ऑफ इंफॉर्मेशन सोर्सेस।